Hello, so this is Manisha and we will continue our chapter today. So we will talk about osmosis. उससे पहले हम बात करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है वो सिर्फ सॉल्वेंट को पास होने देता है। अगर दो सॉल्यूशंस हैं और वो सेपरेटेड है एक दूसरे से एसपीएम के थ्रू, तो वो सॉल्वेंट को मूव कराएगा फ्रॉम हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन टू लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, यानी कि लेस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन टू हाई कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। इस प्रोसेस को ही ऑस्मोसिस कहते हैं। दो तरह के ऑस्मोसिस होते हैं, एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस की बात करें तो जब सेल एब्जॉर्ब करता है वाटर को आउटर सराउंडिंग से, यानी कि बाहर से वाटर सेल के अंदर आता है, तो उसे एंडोस्मोसिस कहते हैं। दूसरा एक्सोस्मोसिस, जब सेल के अंदर का जो वाटर होता है वो बाहर जाता है तो उसे एक्सोस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ये ऑस्मोसिस का उल्टा होता है, यानी कि जैसा कि हम जानते हैं जो लिविंग सेल होती है वो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि सेलेक्टिवली परमेबल होती है। ये सेपरेट करती है सेल सैप सोल्यूशन को फ्रॉम आउटर वाटर सराउंडिंग से। जो सेल सैप सॉल्यूशन होता है उसमें बहुत सारे सॉल्यूट होते हैं, यानी कि वो हाईली कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, और जो बाहर का सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट की मात्रा कम होती है। तो लेस कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में वाटर जाता है। तो अगर इसका उल्टा करना चाहे तो हम क्या करते हैं, उसका उल्टा प्रेशर लगाना पड़ता है, तो उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो हमें क्या चाहिए, अब हमें दूसरी डायरेक्शन में वाटर को फ्लो कराना है, तो उसके लिए हमें प्रेशर लगाना होता है, तो उसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द प्रेशर नीडेड टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ प्योर वाटर इनटू एन एक्वस सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि अब हमें उल्टी डायरेक्शन में वाटर को फ्लो कराना है तो उसके लिए प्रेशर लगाना पड़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे इन सोल्यूशन। इम्पोर्टेंस क्या होता है ऑस्मोसिस का, सबसे पहला तो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो फॉर एग्जांपल जो प्लांट की रूट होती है वो वाटर को अब्जॉर्ब करती है सॉइल से वो न्यूट्रिएंट भी लेती है और वाटर भी लेती है, तो ये ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। दूसरा एग्जांपल रूट प्रेशर का, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इन द कॉर्टिकल सेल्स ऑफ प्लांट, तो वो क्या कराती है कि वाटर को फोर्स कराती है ऊपर जाने में इन जाइलम वेसल्स में। तो ये किस वजह से होता है, रूट प्रेशर की वजह से, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, जो वाटर होता है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में कैसे जाता है, वो भी ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ही जाता है। टर्जिडिटी, ऑस्मोसिस की वजह से टर्जिडिटी आती है प्लांट में, यानी कि प्लांट जो हो जाता है उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ रिजिडिटी होती है, ताकि जो यंग सॉफ्ट पार्ट है उसकी ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या होता है, डिफ्यूजन की बात हमने अपने पिछले वीडियो में करी थी, तो वो आप देख लीजिएगा। डिफ्यूजन जो होता है वो 3 स्टेट ऑफ मैटर में होता है, लिक्विड, गैस और सॉलिड। ऑस्मोसिस जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में होता है, और डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर ऑस्मोसिस में एसपीएम की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। सब्सटेंसेस जो होते हैं वो मूव कर सकते हैं थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर फ्रॉम सेल, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में मूवमेंट हो सकता है। तो इसके लिए, इस मूवमेंट के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसी ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कब रुकता है, जब उसे ट्रीट किया जाता है मेटाबॉलिक पॉइजन के साथ में, जैसे कि साइनाइड, या उसे बहुत ही लो टेम्परेचर पे कूल किया जाता है, या जब एनर्जी नहीं होती है तब एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। ह्यूमन बॉडी में नर्व सेल में और एरिथ्रोसाइट जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस का अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स।
इन केस ऑफ प्लांट की बात करें, जो मिनरल होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जिसे कैरियर कहते हैं। अब सोडियम पोटेशियम पंप की बात करते हैं। इसमें एंजाइम होता है Na+K+ और एटीपेज, और कैरियर प्रोटीन होता है ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये ऑपरेट करता है सोडियम पोटेशियम पंप को। ये जो एंजाइम होता है उसमें 3 रिसेप्टर साइट्स होती हैं। उसके इनर सरफेस पे एक रिसेप्टर साइट होती है ऑफ सोडियम आयन की, और उसके आउटर सरफेस पे 2 रिसेप्टर साइट होती है ऑफ पोटेशियम आयन की। ठीक, जब बाइंड होता है तो इसी रिसेप्टर साइट्स पे जब सोडियम और पोटेशियम लगते हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी जो होता है वो डिग्रेड हो जाता है एडीपी में, और ये रिलीज़ करता है ड्यूरिंग एनर्जी तो इसी दौरान एनर्जी रिलीज होती है एटीपी डिग्रेडेशन की वजह से, जो कि यूटिलाइज होती है कन्फॉर्मेशनल चेंज इन मॉलिक्यूल में। एज अ रिजल्ट एक चेंज आता है Na+ आयंस में, और ये रिलीज हो जाता है। जो Na+ है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला जाता है, और जो पोटेशियम आयन है वो हमारा साइटोप्लाज्म में चला जाता है। अब बात करते हैं प्लाज्मोलिसिस की। प्लाज्मोलिसिस हमारा प्लांट में होता है। जब प्लांट सेल हाइपरटोनिक सोल्यूशन में इमर्ज किया जाता है, डाला जाता है, सोल्यूशन जिसका हायर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन है दैन दैट ऑफ सेल सैप। सेल सैप से ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हाई है, तो वाटर जो होगा वो सेल से बाहर आ जाएगा, यानी कि एक्सोस्मोसिस हो जाएगा, और जो टर्जर प्रेशर है जो सेल वॉल पे है वो ग्रेजुअली रिलीज होने लगेगा। अगर हम ऑब्जर्व करेंगे इस सेल को माइक्रोस्कोप में, तो हम देखेंगे जो सेल है वो श्रिंक होने लगा है, और जो प्रोटोप्लाज्म है वो एक तरफ आ गया है, एक साइड में आ गया है एट द कॉर्नर ऑफ द सेल। इस फिनोमेना को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्शन या विड्रॉल होता है प्रोटोप्लाज्म का सेल वॉल से दूर, तब सेल को हम इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। यही प्लाज्मोलाइज सेल अगर ट्रांसफ़र कर दी जाए प्योर वाटर में तो वो जैसी थी बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी। इट विल स्लोली रिकवर, तो वो रिकवर होने लगेगी बाय नेट इनवर्ट मूवमेंट ऑफ वाटर उसमें दोबारा वापस आ जाएगा, और वो अपना शेप दोबारा रिटेन कर लेगा प्रोटोप्लाज्म। इस फिनोमेना को हम डीप्लाज्मोलिसिस कहते हैं। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही। तो हमारा चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।